जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया था। हम उनके फिल्मी सफर और जीवन का एक संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करना चाहते थे, लेकिन कल हम उन्हें पूरा समय नहीं दे पाए और उनके साथ न्याय नहीं कर पाए। इसलिए आज हम उन्हें कुछ और समय देना चाहेंगे और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां आपको देंगे। आपको ये भी बताएंगे कि आप दिलीप साहब के जीवन से क्या सीख सकते हैं और जीवन में प्रतिष्ठा और पैसा हासिल करने के बाद भी आप कैसे खुद को संतुलित रख सकते हैं। यानी आपको अपने जीवन में दिलीप कुमार जैसा बनना हो तो आपको क्या करना होगा। वर्ष 1967 में दिलीप कुमार की एक मशहूर फिल्म आई थी, इसका नाम था राम और श्याम। इसमें दिलीप साहब ने राम और श्याम नाम के दो जुड़वां भाइयों का किरदार निभाया था। डबल रोल था। राम का किरदार एक शांत, आज्ञाकारी और रिस्क न लेने वाले व्यक्ति का था, जबकि श्याम का किरदार अपनी बात खुलकर रखने वाले, तेज तर्रार और खतरा मोल लेने वाले व्यक्ति का था। लेकिन दिलीप साहब असल जिंदगी में राम और श्याम दोनों के बीच संतुलन साधकर चलना जानते थे और शायद इसीलिए वो अपने पिता की डांट से भी डरते थे, लेकिन अपने से 22 साल छोटी सायरा बानू से शादी करके दुनिया को ये कहने की हिम्मत भी रखते थे कि प्यार किया तो डरना क्या। दिलीप कुमार का जन्म 1922 में पेशावर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। आज भी दिलीप साहब का पुश्तैनी घर पेशावर के किस्सा ख्वानी इलाके में मौजूद है। वो हवेली है जिसे कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान की सरकार एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर चुकी है। पेशावर में रहने वाले लोगों को जैसे ही उनके निधन की खबर मिली, उनके पुश्तैनी घर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने उनके पुश्तैनी घर के बाहर खड़े होकर दिलीप साहब को पाकिस्तान में पेशावर में श्रद्धांजलि दी। आज आपको भी पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें देखनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इधर ही दुआ कर लो, इधर ही तो आप देख रहे हैं, भारत की तरह पाकिस्तान में भी शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो दिलीप साहब को ना जानता हो और जिसे उनके जाने का दुख ना हो। वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी उनकी मृत्यु पर दुख जताया है और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके जाने का गम भारत और पाकिस्तान दोनों में बराबर हो, और दिलीप साहब उन्हीं में से एक है। 1998 में जब दिलीप साहब को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज दिया गया, तब दिलीप साहब इस सम्मान को लेने पाकिस्तान गए थे। इसके बाद वो पेशावर में अपनी पुश्तैनी हवेली को देखने भी गए, लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली, बड़ी संख्या में लोग दिलीप साहब के पाकिस्तान वाले घर के बाहर जमा हो गए और लोगों की भीड़ को देखते हुए दिलीप साहब को गाड़ी से उतरने का मौका ही नहीं मिला और वो बिना अपना पुश्तैनी घर देखे ही वापस लौट आए। लेकिन आज उसी घर के बाहर लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी पुश्तैनी हवेली के बाहर। अब उनके जीवन और उनकी फिल्मों से आप कुछ सीखने की अगर चाहत रखते हैं तो वो बताते हैं आपको कि क्या क्या आप सीख सकते हैं। राम और श्याम से 10 साल पहले दिलीप कुमार की एक और मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था नया दौर। इस फिल्म में दिलीप कुमार एक टांगा चलाने वाले के किरदार में थे, तांगा चलाते हैं, और इस फिल्म में उन्हें एक बस वाले से रेस लगाने की चुनौती मिलती है और अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए दिलीप कुमार का किरदार इस चुनौती को स्वीकार करता है, यानी तांगे से बस के साथ रेस करता है। इस फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम शंकर था और रेस जीतने के लिए शंकर अकेले दम पर 6 किलोमीटर लंबी एक नई सड़क का निर्माण कर लेता है, ऐसी सड़क जिस पर उनका तांगा आसानी से दौड़ सके। फिल्म के आखिर में शंकर का तांगा बस को हरा देता है। ये फिल्म और इसमें दिलीप कुमार का किरदार ये बताता है कि हर नया दौर अपने आप में नई चुनौतियां तो लेकर आता है, लेकिन अगर आप इस नए दौर का सामना करने के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं और सफलता के लिए जी जान से जुट जाते हैं, अपनी सड़क खुद बना लेते हैं, तो आपकी जीत जरूर होगी। दिलीप साहब हिंदी सिनेमा के ओरिजिनल खान थे, हिंदी सिनेमा के पहले किंग खान थे। ज़बरदस्त लोकप्रियता के बावजूद उन्होंने अपने करियर को कभी प्रचार के कंधों पर नहीं टिकाया, मार्केटिंग के कंधों पर नहीं टिकाया, बल्कि वो अपने साथ के लोगों के बीच सरल और सहज बने रहे। उनके चाहने वालों के बीच उनका सम्मान लगातार बढ़ता गया। यानी प्रचार आपको इंस्टेंट लोकप्रियता तो दिला सकता है, लेकिन लोकप्रियता की कुर्सी पर आप हमेशा के लिए नहीं बैठ पाएंगे। ये इस पर निर्भर करता है कि आप सफलता के शिखर पर होकर भी दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए दिलीप साहब जाने जाते थे। वो क्रांति फिल्म के देशभक्त क्रांतिकारी की तरह बुलंद आवाज में भी डायलॉग बोल सकते थे और एक रोमांटिक हीरो के तौर पर बड़े आहिस्ता से, धीरे से अपने प्रेम का इजहार भी कर सकते थे। उनकी एक अदाकार के तौर पर बहुत बड़ी रेंज थी। जीवन में भी आपको अपने स्वभाव को समय समय पर बदलने की ऐसे ही जरूरत पड़ती है। कभी ऊंची आवाज में अपनी बात रखनी पड़ती है तो कभी शांत स्वर में धीरे से अपनी बात कहनी होती है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आपका संवाद स्पष्ट होना चाहिए और असरदार होना चाहिए। दिलीप कुमार अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। अपार लोकप्रियता के बावजूद देश का मसला आने पर वो कभी देश का साथ देने से पीछे नहीं हटे। आज़ादी के बाद देश के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन आज़ादी की कीमत वो जानते थे और उन्हें इसकी कद्र भी थी। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन किया था और दिलीप साहब से उनकी बात करवाई। तब दिलीप कुमार ने कारगिल के मसले पर नवाज शरीफ से अपनी नाराजगी खुलकर इजहार की थी। यानी वो अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी करना जानते थे। आज जिन लोगों को सोशल मीडिया या फिल्मों के दम पर तुरंत रातों रात लोकप्रियता मिल जाती है, उन्हें दिलीप साहब से सीखना चाहिए कि जब तक आप देश के काम नहीं आते तब तक आपकी लोकप्रियता स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं। और आखिरी बात दिलीप कुमार से आप सीख सकते हैं वो ये कि डिप्रेशन पर काबू कैसे पाना है। दिलीप साहब को ट्रेजेडी किंग के तौर पर जाना जाता था क्योंकि उनकी फिल्में ट्रेजेडी से भरपूर होती थी और उनके किरदार भी ऐसे ही होते थे। लेकिन इन किरदारों की वजह से दिलीप कुमार अपने असल जीवन में भी डिप्रेशन में चले गए थे और दुखी रहने लगे थे। लेकिन तब दिलीप साहब ने इंग्लैंड जाकर वहां के मनोचिकित्सकों से अपना इलाज करवाने का फैसला किया और डॉक्टरों की राय पर वो फिल्मों में उसके बाद कुछ हल्के फुल्के किरदार भी निभाने लगे। यानी आप अपने काम को महत्व जरूर दें, उसे जी जान लगाकर पूरा करें, लेकिन समय समय पर खुद को अपने काम से अलग भी करें और इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपका काम आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित तो नहीं कर रहा। और जिस जमाने में दिलीप साहब ने साइकोलॉजिस्ट से ये मदद ली थी, साइकेट्रिस्ट से मदद ली, तब भारत में ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, एक मेंटल डिसऑर्डर है और आज भी बहुत कम लोग ही इसे बीमारी मानते हैं। इसलिए दिलीप साहब से आप सीखते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी शुरू कर सकते हैं। आप दिलीप कुमार से दोस्ती कैसे निभाई जाती है ये भी सीख सकते हैं। दिलीप कुमार मशहूर अभिनेता सुनील दत्त के बड़े अच्छे दोस्त थे। हालांकि सुनील दत्त दिलीप कुमार से छोटे थे और फिल्मों में भी उनके जूनियर थे, लेकिन दिलीप साहब ने इस दोस्ती के दौरान कभी सुनील दत्त को यह एहसास नहीं दिलाया कि वो उनके मुकाबले फिल्मों में नए हैं। आज जी टीवी की लाइब्रेरी से हमने एक प्रोग्राम का एक वीडियो निकाला है। वर्ष 2002 में जी टीवी पर एक मशहूर कार्यक्रम आता था, उसका नाम था जीना इसी का नाम है और इसे मशहूर अभिनेता फारूक शेख होस्ट किया करते थे। एक एपिसोड में सुनील दत्त और दिलीप कुमार एक साथ थे। आज उसका एक अंश आपको दिखाते हैं। अब एक्टिंग के एक इंस्टीट्यूशन की तरह थे और उनके बाद जितने बड़े सुपरस्टार आए, जितने बड़े बड़े कलाकार, एक्टर आए, उनकी एक्टिंग में दिलीप साहब की झलक हमेशा दिखती थी और ज़्यादातर बड़े कलाकार जितने उनके बाद आए वो सब कहीं ना कहीं दिलीप साहब से प्रभावित रहते थे और अपने सहयोगियों के बीच वो कितने लोकप्रिय थे इस तस्वीर से आप देखिए। बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये धर्मेंद्र हैं जो कल दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। आंखों में आंसू थे धर्मेंद्र के और धर्मेंद्र साहब जो हैं बहुत भावुक हुए क्योंकि उन्होंने दिलीप साहब को बहुत करीब से जाना था। ये तस्वीर आपको बहुत कुछ बयां कर रही है और ये तस्वीर ये बता रही है कि दो दोस्त जब बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से तो क्या होता है। दिलीप साहब की बातें सुनकर आप समझ गए होंगे कि जीवन सिर्फ चलते रहने का नाम है। चाहे चुनौतियां आपका कितनी बार भी रास्ता रोकें, लेकिन आप उसे चुपचाप लांघ जाएं और जीवन के हर नए दौर का स्वागत करें। इसलिए दिलीप साहब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अब आखिर में Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.